अरविंद केजरीवाल ने आपको यह भी बता दें, उनसे ईडी से समय भी नहीं मांगा है। यह नहीं कहा है कि मैं आज नहीं आ सकता, किसी और तारीख का मुझे वक्त दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को गैर कानूनी कहकर खारिज ही कर दिया है। अब इंतजार है कि इस पर ईडी की तरफ से क्या जवाब आता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर और कह रही है कि आखिर कितने दिन वो खैर मनाएंगे। आज एक ईडी के समन पर वो नहीं जा रहे हैं, कुछ भी बहाना बना रहे हो, एक ना एक दिन तो जांच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से आज जो एक कदम उठाया है, इसके पीछे जरूर ठोस कानूनी सलाह होगी। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, इससे पहले सीबीआई के सामने पूछताछ में वो पेश हो चुके हैं। लेकिन इस पूछताछ से पहले, इस समन से पहले जैसा माहौल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने बनाया कि उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है, जैसे मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, ऐसे ही अब दिल्ली सरकार के इशारे पर, केंद्र की सरकार के इशारे पर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल झुकेंगे नहीं। यह पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, लेकिन आज लगा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उनका न जाना अब बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर आज बात करेंगे कहानी कुर्सी की में। यहां से आगे क्या, आगे कितना वक्त अरविंद केजरीवाल के पास दिखाई पड़ता है। मेहमान हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ हैं समीर चौगांवकर साहब, समीर बहुत स्वागत है आपका। और राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने जैसे कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स कर दिया आज पूरे घटनाक्रम का। बड़ी दिलचस्पी थी, जाएंगे, कितने घंटे पूछताछ होगी, अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल गए ही नहीं और समय भी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं समन ही गैर कानूनी है। नहीं, देखिए, ये तो लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। कहा जाता है कि देश में बड़ी तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिसको तय करते हैं, ईडी डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं कि सुबह उठा लेना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये राजनीतिक तौर पर आप भले कहें, और आज ये फिर से साबित हुआ। और अरविंद जी ने जो पहले कहा वो थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगा। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 4 राज्यों के चुनाव में न जा सकें। पहले तो 4 राज्य कौन से हैं जहां आम आदमी पार्टी इतनी प्रभावी है, वो खोजना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने मिजोरम शायद छोड़ा। लेकिन जहां उनका प्रभाव भी होगा, अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ साजिश कर रही है कि वो प्रचार करने न जा पाए, तो शायद लोग ज्यादा यकीन करते। पहली बात। दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि ये इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसका इसके सिवाय कोई एक वाजिब कारण उन्होंने नहीं बताया कि उसी दिन मनोज तिवारी और दूसरे भाजपा नेता कह रहे थे कि ये जेल जाएंगे। अब सवाल ये कि फिर तो आतिशी मारलेना ने भी बताया है कि 2 तारीख को जेल जाएंगे। आतिशी ने तो ये तक बता दिया है कि इसके बाद हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, स्टालिन, तो कौन, तो मतलब सारी लिस्ट बता दी है। तो लिस्ट बताने के आधार पर क्या ये इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है? लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब वो ये कह रहे हैं कि हमें 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में जाने से रोका जा रहा है और प्रचार के लिए निकल जा रहे हैं। अब चूंकि ईडी समन करेगी, 3 बार समन करेगी, फिर एनबीडब्ल्यू कराएगी, तब जाके होगा। लेकिन अगर वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए उनको समय चाहिए? क्या पार्टी को मैनेज करने के लिए उनको समय चाहिए? क्योंकि लड़ाई लड़ने की जहां तक बात है, अगर वो उनके जो चिट्ठी जो उनकी गई है, जोगिंदर जी एडिशनल डायरेक्टर है उनको, तो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कानूनी तौर पर ये अनसस्टेनेबल है, ये मुझे सलाह दी गई है। तो वो अदालत में क्यों नहीं गए अभी, ये बड़ा सवाल उठता है। और जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन दोनों लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, तो क्या कोई एंटीसिपेटरी बेल अरविंद केजरीवाल को मिल पाएगी, ये बड़ा प्रश्न। जैसा आपने खुद ही बता दिया, अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल के पास ये ऑप्शन हमेशा से था। अब भी आगे भी 2 बार का और है, 3 बार तक वो इस समन को जो है टाल सकते हैं या समन पर हाजिर नहीं होना, ये उनका अधिकार है, या यूं कह लें कि उनके पास एक मौका है। इसके बाद लेकिन ईडी की तरफ से फिर कानूनी प्रक्रिया जो है, बस इसमें एक ही चीज है, पहली बार ये लग रहा है कि भाग रहे हैं। अभी तक ये लगता था, जब सीबीआई ने अप्रैल में बुलाया था, तो 9.5-10 घंटे अरविंद जी की पूछताछ हुई, तो उन्होंने निकल के कहा कि बड़ा कॉर्डियल और बड़ा बढ़िया रिस्पेक्टफुल मैनर में हमसे पूछताछ हुई, बड़ा उन्होंने हॉस्पिटैलिटी के लिए बड़ा कहा कि बड़ा धन्यवाद। तो आज अचानक इसका मतलब कि इस बार मामला, पिछली बार लग रहा था कि नहीं कुछ होगा नहीं, इस बार लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये डर उनको इसलिए क्योंकि संजय सिंह को पहली पूछताछ में गिरफ्तार कर लिया गया। संजय पार्टी तो ये कहती है बिना समन के पहले ईडी उनके घर पहुंच गई थी और पहली पूछताछ में फिर उनको उठा करके अपने साथ भी ले गई। तो हो सकता है कि ये कोई बात हो और उनको जो भी उन्होंने आज जो भी कदम उठाया, इसके पीछे उनको कानूनी सलाह जो है दी गई। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि इस मामले में आप मुझे बुला रहे हैं तो किस हैसियत से बुला रहे हैं। मैं गवाह हूं, मैं सस्पेक्ट हूं,
मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, आप इसीलिए मुझे बुला रहे हैं, या मैं दिल्ली की पार्टी का संयोजक हूं, आम आदमी पार्टी का, इस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हैं? मुझे क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिटी दीजिए कि मेरी क्या भूमिका आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, इसमें ना जो ये पूरा मामला है, इसमें जो विभिन्न कोर्ट हैं उनके द्वारा जो ईडी के बारे में टिप्पणियां की गई हैं, या बोला गया है, या ऑर्डर्स पास किए गए हैं, उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हाल ही में जो M3M जो बिल्डर्स हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं उसके मामले में जो ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें ये कहा गया है कि आप अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आपको लिखित तौर पर, यानी लिखकर ये बताना होगा कि किस कारण से आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा उसमें ये भी है कि जो ऑफिसर ये लिखित कारण दे रहा है उसे ये पुख्ता करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा पुख्ता तौर से कि आखिर इस अरेस्ट के लिए वो उनको क्यों लगता है कि ये जो एक्यूज है ये गिल्टी है। तो ये जैसे जब इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, और उससे पहले अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से ऑर्डर आया कि क्या ईडी को अरेस्ट की पावर्स हैं भी नहीं कि नहीं, फिर उससे सेंट्रल बालाजी वाले केस में वहाँ पे जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं ईडी के बारे में, तो इससे ईडी के अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स हैं उसमें एक सवालिया निशान है। और ऐसे में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को ज़रूर कानूनी सलाह मिली है कि जो ईडी है उसके जब इस तरह के सवाल उस पर उठ रहे हैं तो क्या वो आपको सम्मन कर भी सकती है या नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वैसे मतलब समन क्यों नहीं कर सकती? आपने जो ग्राउंड्स बताए वो सारे अरेस्ट के हैं, लेकिन सम्मन कर के लिए क्यों नहीं बुला सकते? देखिए, साक्ष्य के लिए भी बुलाने अगर आप बुलाएंगे तो क्या क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे? क्या आप उसको अरेस्ट के लिए बुलाएंगे? अगर क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये कहा गया है ईडी को एक लिखित तौर पर देना पड़ेगा अरेस्ट से पहले व्यक्ति को कि आप जो है किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर तो आप ये कह रहे हैं ये यहाँ तो यहाँ अरविंद केजरीवाल सही है ये पूछने में कि आपने मुझे क्यों बुलाया? लीगली मैंने ये कहा, लीगली वो ये कोई गलत नहीं है कि जैसे अभी कहा कि 3 बार आपको सम्मन ही करना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर 3 बार सम्मन करना पड़ेगा तो वो लीगली सही है कि भाई आप मेरे को और दोबारा भेजिए। लीगल जो लूप होल्स हैं या लीगल जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो। जैसे ना अब जो बात आती है कि अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है, तो ये जरूर है कि डर लग रहा है, क्योंकि अगर उनको डर नहीं लग रहा होता तो वो जाते और जो ईडी के जो सवाल है उसका जवाब देते। तो उनको डर लग रहा है, ये जरूर बात है कि उनको डर लग रहा है कि उन्हें अरेस्ट ना कर लिया जाए इस पूरे मामले में, और इस कारण से ये सब दो बातें, या तो या आपने जो कहा डर लग रहा है, और डर लग रहा है इसको इस तरह से ना देखें कि देखा जाना चाहिए कि भाई मैंने कुछ गलत किया है, मैंने चोरी की है, मैं डर रहा हूं। इस तरीके से डर लग रहा है किसी भी आदमी को, अगर ये पता है कि मैं पूछताछ के लिए जाऊंगा और मैं गिरफ्तार हो सकता हूं तो वो अपने लिए टाइम बाय करने की कोशिश करेगा। तो अरविंद केजरीवाल टाइम बाय कर रहे हैं अपने वकीलों के कहने पर, एक बात ये। दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल अब इसके जरिए एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हैं? आज हमने देखा उनके समर्थन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बयान आए हैं। ममता बनर्जी ने भी उनके समर्थन में बयान दिया है, संजय राउत ने भी उनके समर्थन में बयान दिया है। तो एक तरीके से फिर एक दबाव बनाने की कोशिश सारे विपक्षी नेताओं की तरफ से करें। अब जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात आई है तो संजय सिंह के मामले में देखिए उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को उठाया था, लेकिन अब जब खुद अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर यह बात आएगी, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों में उनकी सरकार है, तो इसको और फोर्सफुली ये बात कही जा सकती है। इसका भी मौका अरविंद केजरीवाल जाहिर है कि उठाना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब उनके लिए बचने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ है, संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन ईडी ने और सीबीआई ने अपने 2 या 2.5 साल की पूरी जांच के अंदर शराब घोटाले को लेकर की है, और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो मनीष सिसोदिया की बेल खारिज करते समय 338 करोड़ रुपए के बारे का जिक्र हुआ था, तो ये बात तय है कि जो 338 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को जरूर होगी। उनकी जानकारी में ही पैसा इधर से उधर गया होगा। ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ईडी उनसे इसी बारे में पूछताछ करेगी। कर लें एक बार वो 338 करोड़ रुपया क्या है जिसकी आप बात मैं उस पर बात करना चाहता बिल्कुल बिल्कुल ये पता होना चाहिए आपको कि ये 338 करोड़ रुपया, राहुल जी आपको और डिटेल में बताएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया गया जिसकी ग्राउंड बनाकर जिसे नहीं बेल दी मनीष सिसोदिया को, ये क्या है? देखिए, 338 करोड़ वो पैसा है जो शराब के जो होलसेलर होते हैं। क्या हुआ, इस पूरे जब ये पॉलिसी लेके आई गई तो उसमें होलसेलर जो थे शराब के, उनका जो मार्जिन था उसको बढ़ा दिया गया, 7 से 12% तक कर दिया गया। तो 5 से 12% कर दिया गया। तो
वो जो मार्जिन है उसके कारण कितना, उसमें से भी ये निकाला गया है कि लाइसेंस फी अलग कर दीजिए, लाइसेंस फी उनको जो देनी पड़ेगी, वो जो मार्जिन है वो है 338 करोड़ जो उन्होंने कमाया। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि सीबीआई ने कहा कि ये जो है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी ये पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर आता है कि एक पैसा जनरेट हुआ। अब इससे आगे क्या हुआ उस पैसे का, क्या वो पैसा मनीष सिसोदिया को दिया गया? इसमें यह भी बात आगे आती है कि इसमें से 45 करोड़ रुपया ऐसा है जो गोवा के इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया। अब वो कैसे गया गोवा, कौन लेके गया, ये सारे बड़े बड़े सवाल जो हैं इस वक्त कोर्ट में हैं। और इसका जवाब देखिए, हमारे को लीगल प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा। इसका जवाब ईडी को और सीबीआई को देना पड़ेगा कि वो अगर ये आरोप लगाते हैं कि ये पैसा किसी के पास गया तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा ये पैसा गया। अगर मनीष सिसोदिया ने पैसा, वहां पे 2.5 करोड़ की भी, 2 करोड़ कुछ लाख की भी बात हो रही है उस पूरे जो प्रोसीडिंग्स है, और उसमें कोर्ट नहीं मानता कि वो जो है दिया गया है पैसा, तो बहुत सारे लीगल सवाल उसमें उठेंगे। और सरल तरीके से बता देता हूं आपको कि ये 338 करोड़ रुपया क्या है, फिर हम इस पर बात कर सकते हैं। जब ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी और 338 करोड़ रुपया का बैंक ट्रांजैक्शन दिखाई दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 5% कमीशन मिलनी थी अगर पुरानी पॉलिसी होती या पुरानी योजना चल रही होती। नई योजना के बाद दिल्ली में 12% कमीशन मिली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोटल जो पैसा जो होलसेलर थे उनको मिला वो 581 करोड़ रुपया था। समझिएगा, 581 करोड़ रुपया सारे होलसेलर को मिला। अभी राहुल जी ने आपको बताया उसमें 70 करोड़ रुपया उनको कमीशन के तौर पर उनको देना पड़ा था, लाइसेंस फी के तौर पर उनको देना पड़ा था। 70 करोड़ रुपया उसमें से माइनस कर दीजिए, 338 करोड़ रुपया ये उसमें से माइनस कर दीजिए, बचता है 173 करोड़ रुपया। यानी शुद्ध मुनाफा 5% पर अगर शुद्ध मुनाफा होता इन होलसेलर्स का तो वो 173 करोड़ रुपया होता। ये जो एक्सेस 338 करोड़ रुपया है जो 5% से 12% करने पर मिला, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसा एक्सेस मिला है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि एक्सेस पैसा मूव होकर के कहीं किसी और के खाते में चला गया, आम आदमी पार्टी के किसी अकाउंट में चला गया या गोवा के इलेक्शन में लग गया या किसी और इलेक्शन में। ईडी यही एस्टेब्लिश करना चाह रही है, प्रूव करना अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईडी ने भी कहा हमें यही प्रूव करना है कि ये पैसा गया कहाँ है, ये किसी के व्यक्तिगत खाते में गया, पार्टी में उड़ा दिया है, चुनाव में खर्च कर दिया है, इस पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, हमें ये लिंक एस्टेब्लिश करना है। और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हुई है। मुझे लग रहा है ईडी को ये पूरी जांच करना है और उन्हें ये कोई ऐसे एविडेंस मिले होंगे या उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस पूरे खेल में बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से या बिना सहमति से या बिना उनके जारी के मनीष सिसोदिया ने अकेले ने पूरा मामला किया होगा। ये संभव नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और ये ईडी भी जानती है कि इसमें जरूर मुख्यमंत्री की भूमिका रही होगी और यही एस्टेब्लिश करना चाहती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद और बेल खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल बात समझ गए कि अब उनके पास बचने की संभावना बहुत कम है। अब वो ईडी से बच नहीं सकते, उन्हें जवाब देना होगा, उनके पास जवाब है नहीं, इसलिए वो ईडी से भाग रहे हैं। वो 2 बार और भाग लेंगे, तीसरे सम्मान के बाद उन्हें पेश होना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है उसके बाद जहां पर मनीष सिसोदिया गए वहीं पर ही अरविंद केजरीवाल को जाना होगा। मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना है, एक चीज और बोलना चाहूंगा। आज आप ये कह सकते हैं कि वो डर गए या वो भाग रहे हैं, लेकिन ये जो बात आपने कही कि उनकी अनुमति के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती, संभव नहीं है ना। आप या बीजेपी जो कह रही है कि वो किंग पिन है, वो करप्शन का सोर्स है, ये ईडी या सीबीआई ने तो कभी नहीं कहा कोर्ट में। ये तो ईडी सीबीआई ने कभी नहीं कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है इनके बिना पॉलिसी नहीं बन सकती, इसलिए आरोपी नंबर 1 इनको होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और जिसमें ईडी का पूरा मामला है, अगर कोई व्यक्ति ईडी के पास जाता है और सवालों का जवाब नहीं भी देता है और नहीं कहता कि मैं नहीं अक्यूज हूं, मैं नहीं जवाब देना, तो भी वो अरेस्ट का ग्राउंड नहीं बनता। तो देखिए, इसमें लीगल बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने की और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझने की जरूरत है। ठीक, हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं कि जब तक मनी ट्रेल इस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं होगी तब तक मतलब इसको कहते हैं कि आप उनको दोषी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी है कि अगर वो इस्टेब्लिश पूरी तरह से हो गई होती तो फिर तो सजा सुनाता ना न्यायालय की तरफ से, तब ये थोड़ी ना आता कि हम जमानत खारिज कर रहे हैं, 3 महीने में जांच होगी। इसका मतलब कि पहला वाला पार्ट उसका है, दूसरे वाले पार्ट पर ईडी को काम करना है। लेकिन हम लोग उस मूल बात को बीच में छोड़ रहे हैं जो फेस टाइम पर मेन अक्यूज से वीडियो कॉल पर बात कराने की बात है। संजय सिंह जब पकड़े गए तो उनके लोगों का नाम सामने आया, वो भी उसमें इसी वजह से सामने आया क्योंकि वो भी उस वक्त उपस्थित थे
यानी ऐसा नहीं है कि कोई उनके खाते में कोई रकम गई है सिर्फ इस वजह से हुआ है, वो भी उस वक्त उपस्थित थे। ये कहा जा रहा है कि चूंकि पूरी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर, मनीष सिसोदिया शराब मंत्री के तौर पर और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर वो उसमें उपस्थित थे। उनके घर पर ये मीटिंग्स हुई। कहा जा रहा है कि उन लोगों को पहले से बता दिया गया। अब ये पेपर अगर उनको पहले से नहीं मिले होते तो वो खास सिंडिकेट ही उसमें क्यों शामिल हुआ, और वो जो सिंडिकेट है उसी में का एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश अरोड़ा है वो अप्रूवर बनता है, वो सरकारी गवाह बनता है। तो मुझे ये लगता है कि ठीक बात है कि अभी तक उन्होंने, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी ईडी नहीं करेगी ना, ईडी थोड़ी ना कहेगी कि अब अरविंद केजरीवाल को हम पकड़ने जा रहे हैं या वो लिख के देगी। लेकिन क्या कहा ईडी ने? ईडी ने कहा है कि हम जो ये पूछताछ करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है पीएमएलए के तहत ये पूछताछ है। इसका मतलब हवाला के तहत जो पैसा भेजने की बात थी उसमें ये पूछताछ होनी, ये बहुत स्पष्टता से कहा। ये बात जो अभी आपने कही, ये ये कह सकते हैं एक ठोस बात है कि ईडी की तरफ से ये बार बार कहा गया कि जो समीर महेंद्र हुए शराब कारोबारी, उससे फेस टाइम पर बात कराई गई, बात कराई विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा जा रहा है कि ये कहा कि ये हमारा ही लड़का है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं, विजय नायर के लिए कहा। और विजय नायर को इस पूरे करप्शन का या इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु जो है वो सीबीआई और ईडी दोनों मानती हैं। और अभी तक ना मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, ना विजय नायर को बेल मिली है, और ना अब संजय सिंह जो है उनको अभी तक बेल मिल पाई है। विजय नायर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल का बहुत खास व्यक्ति बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उनको एक अलग बंगला भी दिया गया था। उनकी अहमियत ये बताती है कि उनको एक अलग बंगला, जबकि वो किसी पद पर नहीं थे, दे दिया गया था देखिए रहने के लिए। जितनी तेजी में ये पार्टी खड़ी हुई, और अगर आप ध्यान दें तो एक समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, वैसे तो सभी पार्टियां आप करती, कोई पार्टी नहीं है जिसको हम कहें कि वो इवेंट न करती हो, बड़े बड़े कार्यक्रम न करती हो, लेकिन इस पार्टी के सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद भी, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में, गांधीनगर में, गोवा में, इन सब जगहों पर जिस तरह के इवेंट किए गए, और उन सब इवेंट्स को जो एक कंपनी थी जो विजय नायर से जुड़ी हुई है वही उसको आयोजित कराती थी। और जो कहा जा रहा है उसमें कई तरह की बातें, एक तो है कि पैसा सीधे चुनाव के लिए गया, दूसरा कहा गया कि इवेंट कंपनी के जरिए गया, तीसरा कहा गया कि जो शराब कारोबारी हैं उनको मिला तो उन्होंने दूसरी तरह से लाभ पहुंचाया। अब ये जो वेब ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको एक जगह ईडी कैसे लाएगा और उसके केंद्र बिंदु में अरविंद केजरीवाल आएंगे क्या, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए मनीष सिसोदिया की जमानत पर जो सुनवाई चली उसमें यह भी बात आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि आपके द्वारा यह कहना है कि 100 करोड़ रुपया पार्टी को मिला किकबैक के तौर पर, क्विड प्रोको के तौर पर, कि हमने पॉलिसी बनाई 5% से 12% आपको दे दिया, वो 6% हमको वापस कीजिए, पार्टी ये कह रही है। तो वो पैसा 100 करोड़ आया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये भी कहा गया उसमें से 45 करोड़ रुपया गोवा के इलेक्शन में खर्चा गया। तो गोवा के इलेक्शन में कैसे खर्चा गया, किसको दिया, कहां इस्तेमाल हुआ? ईडी गोवा जाकर के जितने वेंडर्स वगैरह हो सकते थे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, सबसे जाके पूछताछ कर चुकी है। अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, वरना कोर्ट के सामने रख दिया गया होता। उसी जमानत में की सुनवाई के दौरान ईडी कह देती कि हम गए, हमको पता चल गया है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो बहुत कुछ होना इस मामले में अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल अपनी कानूनी सलाह के तौर पर चल रहे हैं। अभी फिलहाल आज वो ईडी के दफ्तर नहीं गए। अब देखिए ईडी उनको दूसरा समन कब पेश करता है।